अध्ययन किया था। जैसे शारीरिक विकास है, सामूहिक विकास है तथा उसका भाषाई विकास है, ये सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था के दौरान विकास के शैक्षिक निहितार्थ। यानी बाल्यावस्था में बालक का शिक्षण कार्य, यानी जब बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था, इस बाल्यावस्था में बालकों का जो शिक्षण कार्य है वह शिक्षण कार्य प्रशिक्षित अध्यापक, बालक के माता पिता और समाज के विभिन्न सदस्य, इन सदस्यों को करना चाहिए, क्योंकि इस समय बालक के मूल्य आदर्श और उसका दृष्टिकोण का निर्माण होता है। यानी बालक के जो मूल्य होते हैं वह आदर्श और उसका जो देखने का नजरिया है, उसका दृष्टिकोण उसका निर्माण होता है। और यही आदर्श और उसका दृष्टिकोण, उसका जो भविष्य होता है, उस भविष्य का निर्माण करते हैं या निर्धारित करते हैं। अतः बालक की शिक्षा देते समय हमें विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए उसको बाल्यावस्था के दौरान शिक्षा ग्रहण करना भी चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था जो होती है बालक की जिज्ञासा वाली अवस्था होती है, स्फूर्ति वाली अवस्था होती है, फुर्तीली अवस्था होती है। तो इस अवस्था में जो बालक में जो विकास होता है, जो परिवर्तन होता है, वह स्थायी रूप से होता है। यानी बचपन से, बाल्यावस्था से हम बालक को जिस प्रकार की शिक्षा देंगे, जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करवाएंगे, जिस प्रकार का बालक का एनवायरनमेंट होगा, वातावरण होगा, वह उसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेंगे तथा उसी प्रकार के वातावरण में ढलेंगे। यानी अगर बालक को वातावरण सकारात्मक दिया जाए तो बालक का विकास भी उसी के अनुसार होता है, और यदि बालक को इसके विपरीत वातावरण मिलता है तो उसका विकास उसके अनुसार ही होता है। तो बालक को जब हम शिक्षा प्रदान करवाते हैं, शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, तो उस समय हमें विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले है भाषा का उचित विकास, यानी बालकों के जो व्यक्तित्व संबंधी गुण जो होते हैं, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का प्रथम प्रकाशन भाषा के माध्यम से होता है। यानी बालक का व्यक्तित्व उसके भाषा के माध्यम से पता चलता है। यानी भाषा में जैसे शब्दों का चयन है, वाक्यों को बनाना है, वाक्यों का चयन करना है, और वाक्यों का चयन है, शब्दों का चयन है, और उसके जो बोलने का जो ढंग होता है, बोलने का जो ढंग होता है वह दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। यानी बालक की जो भाषा होती है वह भाषा दूसरे व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और प्रभावित करती है। जैसे यदि कोई बालक किसी भी व्यक्ति को
सही होना चाहिए और उसकी भाषा सीधी व अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है विषय चयन। विषय चयन यानी विषय के आधार पर बालक की जो रुचि है, बुद्धि क्षमता है, जैसे रुचि, बुद्धि क्षमता, परिपक्वता और सामाजिक उपयोगिता होनी चाहिए। यानी बाल्यावस्था में बालक को शिक्षा जब हम प्रदान करवाते हैं तो उस समय बालक के विषय का चयन ऐसा हो कि उनमें रुचि उत्पन्न हो, बुद्धि क्षमता हो, परिपक्वता आए, ये सारे विषय उसके अंतर्गत आने चाहिए। जैसे विषय चयन के अंतर्गत जैसे बालकों में वीरता वाला विषय, हास्य विनोद, कहानियां, पशु पक्षी जगत की यथार्थता, पशु पक्षी जगत की यथार्थता, इनसे संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। यानी इस तरीके के विषय लेने चाहिए जिससे कि बालकों की जो बुद्धि है, बुद्धि क्षमता का विकास हो सके। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां यानी तीसरा जो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के आधार पर ज्ञान, इन शिक्षण विधियों के आधार पर बालकों को ज्ञान ग्रहण करवाना, शिक्षा ग्रहण करवाना, जिसमें कि अनेक प्रकार की, इसमें मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि में अनेक प्रकार की विधियां आती है। अनेक प्रकार की विधियां आती है और बाल्यावस्था ऐसी अवस्था माना जाता है कि बालकों की जो रुचि है वह तीव्रता से परिवर्तित होती है। तो उनकी रुचि के आधार पर ऐसे शिक्षण विधियों को लेना जिससे कि वह ज्ञान ग्रहण कर सके। उसके बाद है पाठ्यांतर क्रियाएं। पाठ्यांतर क्रियाएं यानी कहा है कि बाल्यावस्था में बच्चों का जो मन होता है वह चलायमान होता है। चलायमान होता है यानी एक तरफ बालक को हम एक तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। तो इसके लिए पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यांतर में आने वाली जो क्रियाएं हैं, जैसे खेलकूद गतिविधियां है, सांस्कृतिक प्रोग्राम संबंधी गतिविधियां है, भ्रमण है, शैक्षणिक भ्रमण है, इस तरीके की जो क्रियाएं हैं, यह क्रियाएं, इन क्रियाओं का ज्ञान विद्यार्थियों को देना चाहिए। उसके बाद है समूह मन का विकास।
कर सकें। उसके बाद है देखो और सीखो, देखो और सीखो। यानी इस अवस्था में बालक की जिज्ञासा चरम सीमा पर होती है, क्योंकि बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, इसलिए किसी भी कार्य को देखने और सीखने पर बल दिया जाता है। उसके बाद है संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण। संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण, यानी बालक अपने भावों पर नियंत्रण करना और संवेगों पर नियंत्रण करना और उसको छुपाना सीख जाता है। अतः इस अवस्था में संवेगात्मक नियंत्रण और स्थिरता आना प्रारंभ हो जाता है। इसका एक ऐसे उदाहरण है, जैसे यदि बालक इस अवस्था में साइकिल चलाते चलाते यदि गिर जाता है तो वह अपने संवेगों को नियंत्रण कर लेता है। यदि हम पूछ ले कि कितनी लगी है तो वह बालक रोने की बजाय थोड़ी सी लगी है यह कहकर आगे चला जाता है। उसके बाद है सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। सामाजिक एवं नैतिक गुणों, नैतिक गुणों का विकास, यानी सामाजिक एवं नैतिक गुण समाज की विशेष देन होती है। इसलिए ये जो सामाजिक और नैतिक गुण होते हैं, इन सामाजिक और नैतिक गुणों को हम बाल्यावस्था में जब शिक्षा प्रदान करवाते हैं उस समय इन गुणों का हम विकास करवा सकते हैं। जैसे कि शिक्षा क्षेत्र में जो मानवीय जो गुण है वह मानवीय गुण ही समाज में नैतिक गुणों की संज्ञा दी जाती है। नैतिक उसके जो व्यक्तित्व संबंधी जो गुण होते हैं उन व्यक्तित्व संबंधी गुणों को समाज नैतिक गुणों की संज्ञा देता है। तो इस प्रकार से बाल्यावस्था विकास के दौरान शैक्षिक निहितार्थ अब है आज का गृह कार्य। बाल्यावस्था के दौरान विकास के शैक्षिक को समझाएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, इससे बचाव के लिए हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन से धोना, मुंह पर मास्क लगाए रखना तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखना। जब ये छोटी छोटी बातें का ध्यान रख के हम कोरोना